अनूप स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और ये जो पहला सेट है इसमें हम लोग ध्वनि और हिंदी वर्णमाला और वर्णक्रम ये 3 अध्यायों का प्रैक्टिस सेट करेंगे। और यदि इससे रिलेटेड आपको क्लास देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आप जाकर क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं वो य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। ये सभी के सभी क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा कि ल जो है वो आपका अंतःस्थ व्यंजन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है ना? इनमें से कौन सा स्वर है जो कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य में वे 2 स्वर ध्वनियाँ आती हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है। उसमें कौन कौन सा आता है? एक ए आता है और एक ऐ आता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। मतलब ये कि जो अनुस्वार होता है वो पंचम वर्ण का कार्य करता है। जैसे यदि म का मेल किया जाए तो क से भ तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर मतलब ये कि अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, जैसे आप ये कहें कि आप कहें समधन पूर्ण, क्या कहें? समधन पूर्ण, तो होता क्या है? ये संपूर्ण में चेंज हो जाता है, बदल जाता है ना? उसी तरह से यदि आप कहें परम धन तू, जब परम धन तू कहते हैं तो क्या हो जाता है? परंतु हो जाता है। क्या होता है? परंतु। तो ये होता है पंचम वर्ण का अनुस्वार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन स्वरों में उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं अ, ये चंद्रबिंदी होता है, उसके बाद आ ये, और उसके बाद ई, ये जो है ये अनुनासिक स्वर हैं। मतलब ये कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। और ये जो निरानुनासिक स्वर है, ये स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। जैसे अ, आ, ई आदि, है ना? तो ये क्या होता है? इसमें सिर्फ हवा जो होता है वो केवल मुंह से निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है ना? आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है ना? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं, जिनमें से ह्रस्व स्वर जो है, ह्रस्व स्वर वो कौन कौन से होते हैं? अ होता है, ई होता है, उ होता है और री होता है। ठीक है, उसी तरह से दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर आपका आ होता है, ई होता है और उ होता है। उसी तरह से आपका जो संयुक्त स्वर होता है, संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और औ होता है। ये आपके संयुक्त स्वर हैं। तो इस तरह से यहाँ से ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो आपका ऐ भी है संयुक्त स्वर, ये ऐ भी है और उ भी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उ जो है वो संयुक्त स्वर नहीं है। अगला देखेंगे तो अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? जिन वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है उन्हें हम दंत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे त, थ, द, ध, न, है ना? क्या क्या? त, थ, द, ध, न, र, ल और स, ये होती हैं दंत। ये क्या है? ये दंत ध्वनियाँ होती हैं। तो इसमें आपसे पूछा है कौन सा वर्ण दंत ध्वनि नहीं है या कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। तो इसमें से आपका त जो है वो आपका दंत्य है, द भी है और ल भी है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो ये आपका दंत ध्वनि नहीं है या दंत वर्ण नहीं है। अगला देखेंगे
तो अगला कह रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर तय किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। देखिए, जिह्वा के उपस्थित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर को 3 भागों में या 3 प्रकार में बांटते हैं। एक तो आपका अग्र स्वर होता है, दूसरा मध्य स्वर होता है और तीसरा पश्च स्वर होता है, ठीक है। और जब हम लोग विवृत के आधार पर या ऐसा समझते हैं, विवृत जो स्वर है ये वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है। जैसे आप कहते हैं आ, तो इसमें क्या होता है, जो मुख द्वार होता है वो पूरा का पूरा खुला रहता है ना। यदि हम लोग देखते हैं कि मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका क्या होता है, विवृत होता है, क्या होता है, विवृत होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अर्ध विवृत, क्या होता है, अर्ध विवृत होता है। और तीसरा क्या होता है, अर्ध संवृत होता है, अर्ध संवृत होता है। और चौथा क्या होता है, संवृत होता है, क्या होता है, संवृत होता है। इस तरह से ये आपके मुख के खुलने के आधार पर स्वरों को जिसे जितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है आपका निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है ना। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग अगला भाग वर्ष का स्पर्श करती है और श्वास जो होता है वो जिह्वा के दोनों पार्ट्स वो से निकलती है, मतलब बगल से निकलती है, उन्हें पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है ना। हिंदी वर्णमाला की जो ल ध्वनि है वो पार्श्विक व्यंजन है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है कि ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, तो जो ये है मूर्धन्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य ध्वनि है। देखिए क वर्ग जो है, क वर्ग जिसमें क ख ग घ और अंग आता है, ये आपका कंठ हो गया, है ना। उसी तरह से च वर्ग है, च वर्ग जो है वो च छ ज ज और य हो गया, ये आपका तालव्य है। और उसी तरह से त वर्ग है, त वर्ग कौन सा है, त थ द ध न, ये आपका दंत्य हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ट वर्ग का होता है, जो ट वर्ग होता है, ट वर्ग कौन सा होता है, ये मूर्धन्य होता है। कौन सा होता है, मूर्धन्य होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, ये है आपका आ, है ना। ये जो आ है ये दीर्घ स्वर है, क्या है, ये दीर्घ स्वर है। ऊ क्या है, ऊ आपका ह्रस्व स्वर है, ठीक है। और ये जो ए है ये आपका अ और ई से मिलकर बना है, तो ये आपका संयुक्त स्वर हो गया, क्या हो गया, संयुक्त स्वर। और ओ भी आपका अ और ऊ से मिलकर बना है, तो ये आपका क्या हो गया, संयुक्त स्वर हो गया, क्या हो गया, संयुक्त स्वर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है च छ ज झ य का उच्चारण होता है। च व कुल मिला के आपका जो च वर्ग है वो उसका उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है, तो उसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। कहाँ से होता है, तालु से, है ना। जिन ध्वनियों के उच्चारण में, याद रखिएगा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालव्य कहते हैं, है ना, उन्हें क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं ई बड़ी, इसे आप दीर्घ स्वर कहेंगे और ये स्वर है ना। और उसके बाद च छ ज झ य और य और श भी, ये जो व्यंजन है ये आपके क्या हो, तालु से संपर्क करते हैं। इस तरह से इसका जो आंसर होगा, उत्तर होगा, वो सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, महाप्राण व्यंजन कहलाता है
है ना। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़े, अधिक प्रयास करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, अधिक हवा निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, है ना, और जितने भी समस्त कुल मिला के उष्म वर्ण महाप्राण हो ध्वनि के उदाहरण, जैसे आप कह सकते हैं ख, घ, छ, झ, ठ, है ना। उसके अलावा ध, न, फ, भ, इसी तरह स, श, श और ह, ये जो उष्म ध्वनियाँ हैं ये भी आपके महाप्राण व्यंजन हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर, इसका उत्तर जो है हो जाएगा महाप्राण व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है ना। देखिए, उच्चारण की दृष्टि से हम देखें तो ये जो संबल है ना, ये संपृक्त ध्वनि का वर्गीकरण है, संपृक्त। ठीक है, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जहाँ स और ब, स और ब ध्वनियों के मध्य क्या आया है, म। ये जो ध्वनि है यहाँ पर संयुक्त हुई है, स और ब के मध्य में म जो है वो संयुक्त हुई है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे संपृक्त ध्वनि। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की जो संख्या है वो 4 है। कितनी है, 4 है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ड होते हैं उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को हम लोग स्वर कहते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से देखेंगे तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। और स्वरों के 2 भेद होते हैं, एक आपका ह्रस्व स्वर होता है और दूसरा क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। क्या होता है, दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, वह स्वर जिनको सबसे कम समय में उच्चारण या उच्चारित किया जाता है उन्हें हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री हो गया। और दीर्घ स्वर उन्हें कहते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है। जैसे आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णमाला। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि होती है ना। इसी ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्णमाला। ठीक है, और हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है अगला प्रश्न कि ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो अंग अह, ये आपका अंग अह जो है ऑप्शन नंबर बी, ये जो है ये ऐसी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन इनका समावेश न तो स्वर में किया जाता है और न ही व्यंजन में किया जाता है। मतलब ये जो अंग होता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और ये जो अह होता है इन्हें हम लोग कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, है ना। और जब हम लोग इन दोनों को संयुक्त रूप से देखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं, अयोगवाह। स्पष्ट है, इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है झ, ये इसका उच्चारण स्थान तालव्य है ना। देखिए ये जो प्रश्न पूछा है इसके ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे तो
इन इन ऑप्शनों में से, इन विकल्पों में से झ जो है ये व्यंजन, इस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है ना। लेकिन च वर्ग के सभी स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान होते हैं। और अन्य व्यंजनों के उच्चारण स्थान जैसे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कौन कौन से व्यंजन होते हैं, व्यंजन है ना, और उनका उच्चारण स्थान क्या क्या होता है, एक बार क्लियर कर लेते हैं। आप लोग एक बार जरूर से जरूर क्लास को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और तब आप प्रैक्टिस और अभ्यास करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो जो क वर्ग होता है ना, और उसके साथ अ, आ, ह और विसर्ग, ठीक है, ये सभी का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कंठ्य होता है। क्या होता है, कंठ्य होता है। जो च वर्ग होता है, च वर्ग, इसके अलावा ई, य और श, इनका जो उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। इसके बाद जो ट वर्ग होता है, ट वर्ग, री, र और श, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो कहाँ पर होता है, मूर्धन्य होता है। कहाँ पर, मूर्धन्य होता है इनका उच्चारण स्थान। अब बात करेंगे त वर्ग की, है ना। जो त वर्ग होता है, इसके अलावा ल और स, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत्य होता है। प वर्ग जो होता है, प वर्ग और उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, ओष्ठ्य होता है। ए और ऐ, इनका जो उच्चारण स्थान होता है ये होता है कंठ तालव्य। क्या होता है, कंठ तालव्य, ठीक है। ओ और औ, इनका जो उच्चारण स्थान होता है ये क्या होता है, कंठोस्य होता है। क्या होता है, कंठोस्य। इसका मतलब ये कि कंठ और ओष्ठ भी, ठीक है, कंठोष्ठ। इसके बाद है एक व, जो व होता है ये दंतोष्ठ्य होता है। क्या होता है, दंतोष्ठ, ठीक है। तो यहाँ से स्पष्ट है। अब आगे यदि प्रश्न ऐसे मिलते हैं तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहते हैं अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। अभी जस्ट इससे पहले ये प्रश्न करवाया गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो आपको कहना पड़ेगा कि एक है आपका सघोष और दूसरा क्या है, दूसरा है अघोष है। क्या है, अघोष, ठीक है। नाद की दृष्टि से यदि हम लोग देखेंगे तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, कंपन करती हैं, वे सघोष, और जिनमें यह झंकृत नहीं होती हैं वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं, है ना। सघोष में नाद का प्रयोग होता है और अघोष में श्वास का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या होगा, 2। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है। जिह्वा की नोक पर जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को वर्त से कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्त से, ठीक है। तो ऐसे में इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या सही हो जाएगा, डी। और इन व्यंजनों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इन व्यंजनों के अंतर्गत जो होता है वो आपका न आता है, स आता है, र आता है और ल आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ण नहीं है, तो इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ण नहीं है, तो ग्रीवा ध्वनि जो होती है वो देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है, ठीक है। यदि हम विकल्पों में से देखें तो ग्रीवा ध्वनि ही देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत मूर्धा, कंठ, दंतोष्ठ, है ना, मूर्धा भी आ जाएगा, दंतोष्ठ भी,
कंठ भी, कंठ तालव्य, तालव्य, दंत, ये सभी प्रकार की वर्ण ध्वनियाँ पाई जाती हैं जिनके द्वारा वर्णों के उच्चारण में सहायता मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है? भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है? तो ये होता है शब्द। ठीक है, ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि भाषा की, है ना, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। देखिए उच्चारण की दृष्टि से भाषा की जो लघुत्तम इकाई वो ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से, ध्यान से सुनिए, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है ना, और ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए, है ना। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। ध्वनि सार्थक ही हो ये जरूरी नहीं है, जैसे अ, क, प ये इत्यादि जो हैं ये ध्वनियाँ हैं लेकिन ये सार्थक नहीं। जैसे अ हो गया, क हो गया, प, ये क्या है, ये ध्वनियाँ तो है लेकिन ये सार्थक नहीं है। किंतु कल हो गया, कब हो गया, या फिर चल हो गया, है ना, ये शब्द हैं क्योंकि इनमें सार्थकता है, अर्थ देने की क्षमता है, और ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो सार्थक भाषा किया गया है इसलिए यहाँ पे ये शब्द इसका उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा शब्द जो होता है भाषा की सार्थक इकाई है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो वो होता है प्लूत स्वर। कौन सा? प्लूत। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लूत स्वर कहा जाता है। जैसे आप कहते हैं ओम, है ना, ये आप कहते हैं सुनो। ठीक है, ये जो शब्द होते हैं इन्हें कहा जाता है प्लूत स्वर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वर्ण विच्छेद। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। देखिए किसी शब्द या वर्णों के समूह को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उस शब्द समूह से स्वर वर्णों और व्यंजन वर्णों को अलग अलग किया जाता है। शब्दों में या वर्ण समूह में जिनमें मात्राएं होती है उन्हें वास्तविक रूप लिखा जाता है। जैसे आप मान लीजिए लिखते हैं किताब। क्या लिखते हैं? किताब। आपने लिखा किताब तो इसमें क है ना, उसके बाद ई और त है, उसके बाद आ है और ब है और क्या है? अ है। तो ये जो हो गया ये आपका वर्ण विच्छेद हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वो 25 है। कितनी है? 25 है। ठीक है, देखिए क से म तक, क से म तक 25 वर्ण मुख से विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में जिह्वा के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। मतलब ये समझिए कि जो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है और आपका त वर्ग है और प वर्ग है, इसमें टोटल 25 वर्णमुख के जो हैं स्पर्श से बोले जाते हैं। तो इन वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कितने हो जाते हैं? टोटल 25 हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ए ऐ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ तालव्य। ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य है। किसी भी वर्ण का उच्चारण मुख द्वारा होता है। जिह्वा मतलब जो जीभ है मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है उन्हीं स्थानों को वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। स्वर ए ऐ, स्वर
ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। क्या है? कंठ और तालु। जबकि कंठ ओष्ठ का मतलब जो कंठ ओष्ठ वर्ण है मतलब ये, इसमें क्या आएगा? ओ आता है, औ आता है ना। दंतोष्ठ में क्या आता है? व आता है। ओष्ठ वर्ण जो है इसमें उ आता है, प, फ, ब, भ और म, है ना। ये ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। तो ये उच्चारण स्थान याद रखिएगा। उच्चारण स्थान इससे पहले मैंने सभी का उच्चारण स्थान बता दिया है, अब उसको ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है ना। यहाँ पे देता है होगा, तो कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है, छ दिखाई देता है ना। ये डी ऑप्शन जो है वो सही है। हिंदी शब्दकोश में क के बाद छ वर्ण आता है, क्योंकि छ जो है वो संयुक्त व्यंजन है। आप देखिए, इसको जब संयुक्त व्यंजन है तो इसका मतलब क आता है, फिर क्या आता है? ये ख आता है। इतना याद रखिएगा कि आपको ऐसे प्रश्न यदि पूछा जा रहा है ना, तो क के बाद आप ख मत बताइए, क्योंकि ऑप्शन में आपके क्या है? ये भी है। तो ये जरा भी नहीं होगा, होगा क्या? छ होगा, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। और यदि आपसे पूछ रहा है कि हिंदी शब्दकोश में जो क के बाद कौन सा वर्ड आता है, तो हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा वर्ड आता है? छ आता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे प्रश्नों से सावधान रहिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि दंत वर्ण कौन सा है। तो इन विकल्पों में से जो स है ये आपका दंत वर्ण है ना। जो दंत मूल से उच्चारित किया जाता है। दंत मूल का मतलब क्या होता है? वर्त से होता है दंत मूल, है ना। ये जो प है ये ओष्ठ से, ये क्या है? ओष्ठ है। और ये जो ट है ये मूर्धन्य है, ठीक है। मूर्धन्य का मतलब क्या होता है? तालु के जो मूर्धा भाग से होता है वहाँ से उच्चारित होता है। और ह जो है ये आपका स्वर यंत्रीय होता है, मतलब कंठ द्वारा होता है, ठीक है। इसे हम लोग काकल्य भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यदि विकल्पों में से देखें तो म जो है वो अनुनासिक वर्ण है। ऐसे वर्णों का उच्चारण नासिक मतलब नाक से और मुंह से होता है, और उच्चारण में क्या होती है? जल्दीबाजी होती है, मतलब लघुता होती है ना। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ण अंग इय, कौन कौन से? अंग, इय और ड़, न और म, ये क्या है? अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक है, ठीक है। और यहाँ विकल्प में आपका प दिया है, ब दिया है और थ दिया है, तो इसका यहाँ पे म भी है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ल और स का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो ल और स का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है स्वरों का उच्चारण, है ना। स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है। व्यंजनों की सहायता से होता है, बिल्कुल गलत। अनुस्वार की सहायता से होता है, बिल्कुल गलत। अनुनासिक की सहायता से होता है, ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी सही है, बिना किसी की सहायता से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या? देखिए, स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, इसका मतलब क्या? देखिए, जो स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं वो सभी के सभी स्वतंत्र होते हैं, है ना। व्यंजन वर्णों का उच्चारण जब हम लोग कहते हैं तो वो स्वरों की सहायता से होता है। अब जितने भी व्यंजन देखेंगे, चाहे आप क पढ़िए, चाहे प पढ़िए, चाहे य पढ़िए, इन सभी में अ जो स्वर होता है ये ध्वनि छिपी रहती है। जब आप क को साफ साफ लिखेंगे तो आपका क ऐसे लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अ जो होती है वो क्या होती है? छिपी रहती है। तो याद रखिएगा, स्वरों को बिना किसी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? उच्चारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? देखिए, इन विकल्पों में से देखेंगे तो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर सघोष व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, है ना। ये जो सघोष है, ऑप्शन नंबर सी,
ये कोई भी वर्गीकरण नहीं है, क्योंकि नाद, देखिए नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, वे घोष या सघोष कहलाते हैं, और जिनमें नहीं होती हैं वे अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण और सारे स्वर वर्ण य, र, ल, व, ह, ये सभी के सभी सघोष होते हैं। कौन कौन से, ध्यान से सुन लीजिए। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी स्वर, क्या, सभी स्वर, और क्या क्या, य, र, ल, व और ह, ये सभी के सभी क्या हैं, सघोष हैं। ठीक है, सभी के सभी सघोष या घोष वर्ण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहेंगे? उनको कहते हैं गुरु स्वर। क्या कहेंगे? गुरु स्वर कहते हैं। देखिए, गुरु स्वर का मतलब क्या? गुरु स्वर का मतलब दीर्घ स्वर। आप गुरु स्वर कहिए चाहे दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है या गुरु स्वर कहा जाता है। मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। इन्हें हम लोग द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। मतलब इनका मतलब ये होता है कि दो मात्रा वाले जो स्वर होते हैं, 2 मात्रा होने के कारण ही इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, दुगना समय लगता है। जैसे आप कहेंगे अ और अ, इसका मतलब क्या? आ हो गया, 2 मात्रा हो गई, है ना। इसीलिए जो होता है ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय दीर्घ स्वर में लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो उसका क्या स्थान हो जाएगा? काकल्य हो जाएगा। काकल्य किसे कहते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। चलिए, तो जिस व्यंजन में ध्वनि के उच्चारण के समय, है ना, स्वर तंत्री में कंपन होता है, मतलब ये कि जिनका उच्चारण स्वर यंत्र मुख से होता है उन्हें काकल्य व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन सा व्यंजन आता है? तो इसके अंतर्गत ह जो है वो आता है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, अगले प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? इस प्रश्न का यदि आपको आंसर आ रहा है, उत्तर आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए, इसका जो आंसर होगा, इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जस्वी। क्या होगा? ऊर्जस्वी। देखिए, दिए गए विकल्पों में से जो ये विकल्प दिए गए हैं उनमें से ऊर्जस्वी स्वर, इस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। शेष जितने भी शब्द हैं, आरोग्य, ईसाई और अतुसुक्य, ये सभी क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, देखिए, यदि हम इनका शुद्ध रूप देखें, ये जो आरोग्य है ये कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध रूप इसका आरोग्य ऐसे लिखा जाएगा, इस तरह से, है ना। ये जो ईसाई लिखा हुआ है इसमें दोनों दीर्घ ई ही होगा, इसे लिखा जाएगा। और औतुसुक, ये औतुसुक सरासर गलत है, इसको आप लोग उत्सुक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उत्सुक, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो कौन सा शब्द है इसमें से? ऑप्शन नंबर डी, द्वित्व। देखिए, इन विकल्पों में से द्वित्व स्वर का वर्गीकरण नहीं है। शेष तीनों स्वर के ही भेद हैं। ये आपका प्लुत, ह्रस्व और संयुक्त। ठीक है, आपको पहले से ही पता है। मूल रूप से देखते हैं तो स्वर की 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर होते हैं। यदि मात्रा के आधार पर भी देखें तो भी मात्रा के आधार पर भी 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर को हम लोग एक मात्रिक स्वर कहते हैं और दीर्घ स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आंसर इसका क्या होगा? डी हो जाएगा, है ना। ओ जो है वो
मूल दीर्घ स्वर न होकर क्या है, ये संयुक्त स्वर है। क्या है ये? संयुक्त स्वर है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपका स्वर होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा व्यंजन होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? कौन? स्वर, है ना। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, है ना। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है। ये जो प्रश्न है ग्राम विकास अधिकारी 2018 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा था, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्यस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर। कौन सा? पश्च स्वर। तो अग्रस्वर में कौन कौन से आते हैं? ई, ए और ए आता है। मध्य स्वर में कौन सा आता है? अ आता है। और पश्च स्वर में क्या आता है? आ, उ, ओ और औ। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजक के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? देखिए, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध के या बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के होता है ना। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है और ये सभी स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती है और जो भीतर से हम लोगों की वायु निकलती है, मतलब जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो भीतर से जो आती हुई हवा होती है वो मुख से बिना किसी बाधा से निकले, है ना, तब हम लोग कहते हैं कि हाँ ये स्वर है। तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर 11 होते हैं। तो हम बात कभी से किसकी कर रहे हैं? स्वर की। तो इसका आंसर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और व्यंजक के उच्चारण में सहायक होते हैं, जैसा कि हमने बताया। आपने लिखा ल, क्या लिखा? ल, तो इसमें आपका ल प्लस धन अ रहता है, ये हमेशा सहायक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ई, च, छ, ज, झ, इ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ये जो है तालव्य से होता है। किससे होता है? तालव्य से। वे वर्ण जो तालु के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं, जैसे आपका ई, च, छ, ज, झ, इ। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग कहेंगे अक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। ठीक है। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। अक्षर स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका एक वर्ण है और दूसरा इसमें क्या हम लोग संयुक्त करते हैं? अ। जब ये संयुक्त हो जाता है तो कौन सा अक्षर बनता है? क बनता है। ठीक है। यदि आप लिखे हैं कु, तो कु का मतलब ये क्या? एक तो आपका क और दूसरा क्या है? उ। तो ये आपका अक्षर क्या बनेगा? कु बनेगा। ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? अक्षर हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह हो जाएगा। आपको पता है जो अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो पहले तो ये जानिए कि अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण अंतःकरण से होता है वे वर्ण या वे व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। इसमें आपका य आता है, र आता है, ल आता है और व आता है। यदि हम लोग इनके उच्चारण स्थान को देखें
तो य का कहाँ से होता है, तालव्य से होता है ना। र का उच्चारण स्थान क्या है, वर्त से है, क्या है, वर्त से। और ल का उच्चारण स्थान क्या है, ये भी इसका वर्त से है। और व का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है, क्या है, दंतोष्ठ। ठीक है, स्पष्ट है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ग सही है। यदि जो आपके ऑप्शन में विकल्प में दिया गया व्यंजन है तो इन व्यंजनों में ग जो है यही अल्प प्राण व्यंजन है ना। यदि हम लोग प्राणत्व के आधार पर वर्ण को यदि डिवाइड करें, यदि उसको उसके भाग करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक का होता है अल्प प्राण, क्या होता है, अल्प प्राण। और एक का क्या होता है, महाप्राण। तो जो अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण का मतलब क्या, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है, क्या, मुख से कम वायु निकलती है। और जस्ट इसका उल्टा होता है महाप्राण में, इसमें मुख से अधिक वायु निकलती है। ठीक है, इसमें मुख से अधिक वायु निकलती है। चलिए, समझ में आ गया। तो अल्प प्राण समझिए कि जो व्यंजन होता है इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और जो महाप्राण होता है दूसरा और चौथा क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। तो निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ज। देखिए ये जो विकल्प दिए गए इसके अनुसार वर्णों में ज क्या है, घोष, घोष या सघोष दोनों एक ही हैं, है ना, वही वर्ण है। तो यदि हम घोषोत्तक के आधार पर देखते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि घोष और सघोष क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है, अ, आ, ई और उ। तो इनमें से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यही आपका ओष्ठ्य वर्ण है। अगला प्रश्न है अर्धविवृत स्वर क्या कहलाता है, या इनमें से कौन सा है। तो अर्धविवृत स्वर क्या है, इसमें से ऐसे ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका पूरा व्याख्या अभी मैंने इसी क्लास में पहले इसका जिक्र हुआ है ना। तो ये देखिए विवृत विवृत जो होते हैं ये मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं ना उनको चार भागों में बांटते हैं। जैसे एक तो हो गया विवृत, दूसरा अर्धविवृत, अर्धसमृत और समृत। विवृत किसे कहते हैं, विवृत वो होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, वे विवृत हो जाते हैं। अर्धविवृत क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला रहे। अर्धसमृत क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद आधा खुला रहता है, मतलब कुल मिला के समझे कि आधा बंद रहता है। तो अर्धसमृत हो जाता है। और समृत का मतलब जिनमें मुख द्वार लगभग बंद रहता है ना। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल उदाहरण के मदद से समझते हैं। विवृत, विवृत मतलब हमने बताया कि इसमें क्या मुख द्वार क्या होगा, पूरा खुला रहेगा, है ना, पूरा खुलता है। इसमें जैसे आ आप बोलेंगे तो आपका पूरा मुख खुलेगा। अब बात करते हैं अर्धविवृत की। अर्धविवृत इसमें क्या होता है, मुख द्वार आधा खुला रहता है। क्या होता है, इसमें मुख द्वार आधा खुलता है। तो आधा खुलने का मतलब जैसे अ हो गया, है ना, ए हो गया, अ हो गया, औ इसको पढ़ते हैं, औ हो गया। ठीक है, उसी तरह से अर्धसमृत भी होता है। तो अर्धसमृत में क्या होता है भाई, अर्धसमृत में मुख द्वार आधा बंद रहता है, मुख द्वार आधा बंद रहता है। जैसे आप यदि बोलिए ए और ओ। ठीक है, अब बात करेंगे समृत की। जो समृत होता है, समृत मतलब ये कि जिनके उच्चारण में मुख द्वार क्या होता है, लगभग बंद रहता है, लगभग क्या रहे, बंद रहे, है ना। जैसे ई, उ और उ। ठीक है, तो समझ में आ गया कि विवृत और
अर्धविपरीत, समृत और अर्धसमृत क्या होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या होते हैं, वे होते हैं निरनुनासिक। क्या होते हैं, निरनुनासिक। ठीक है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निरनुनासिक होते हैं, निरनुनासिक स्वर होते हैं। जैसे आप कहें इधर, उधर, आप, अपना, ये सभी है ना। इसमें एक है वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता हो, जैसे उ, ओ, आ, ये सभी क्या है, ये है वृत्ताकार स्वर। ये यहाँ पे समृत स्वर, समृत स्वर तो अभी मैंने पहले बताया। इसमें क्या होता है, जब इसका उच्चारण करेंगे तो मुख क्या रहेगा, लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, है ना। अब यही आया आपका अनुनासिक स्वर। तो अनुनासिक स्वर क्या होता है, जिनके उच्चारण में जो हवा होती है वो मुख के साथ साथ नाक से भी निकले। जैसे आप बोल दे गाँव, है ना, गाँव बोलेंगे तो मुंह से भी निकलेगा और नाक से भी निकलेगा। दांत हो गया, आंगन हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं आपके अनुनासिक स्वर। लेकिन जिन ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या होता है, निरनुनासिक स्वर होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, 50 प्रश्नों को देखा। इसी को आगे बढ़ाते हुए अगले क्लास में हम लोग फिर से 50 प्रश्नों को देखेंगे, तो ये टोटल 100 प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। चलिए, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।